हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी टीम ने आपसे वादा किया था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े विषयों पर हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। उसी कड़ी में आज मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे स्टेट एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी हो गया, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में जो 5 ईयर प्लान्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। इसलिए हम आज 5 ईयर्स प्लान्स के कैसे हिस्ट्री है, क्या है, उसके बाद कुछ 5 ईयर्स प्लान्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद कुछ 5 ईयर्स प्लान के लिए हम कुछ और वीडियो लेकर आएंगे। 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं या कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देख लेंगे, ताकि जो ये हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना का, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाएँ। तो चलिए देखते हैं 5 ईयर प्लान्स में क्या हमको देखना है। पहले इसकी हिस्ट्री क्या है कि कोई भी प्लान क्यों ज़रूरत है। क्योंकि इकोनॉमी में आप बिना प्लान के कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने भविष्य के लिए दूरदर्शी होना पड़ेगा। भविष्य की आवश्यकताएं तभी पूरी हो सकती हैं जब आज हम उसके लिए एक दृढ़ योजना तैयार करें और उस योजना के ऊपर कार्य करें और उस योजना को अचीव करने की कोशिश करें। तभी हम भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, अन्यथा हम उस पूर्ति को करने में विफल हो जाएंगे। इसी दृष्टिकोण में हमारे पास स्वतंत्र भारत से पहले ही ये चीज़ें जारी हो गई थी कि हम अगर स्वतंत्र होते हैं तो उसके बाद हमारी जो आर्थिक नीतियाँ होंगी वो किस हिसाब से होंगी, हमारे देश की दशा दिशा किस किस डायरेक्शन में जाएगी, किस दिशा में जाएगी, जिससे कि जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक प्रगति हो सके। क्योंकि किसी भी तरह की प्रगति को आज अगर आपको असल में प्रगति प्राप्त करना है, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे किसी रूप से हो, उसके लिए हमको एक एक मजबूत आर्थिक पिलर चाहिए। ठीक है, तो उसी कड़ी में सबसे पहला जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी हर साल एक मीटिंग होती थी। उसी मीटिंग में सबसे पहली बार अगर किसी प्लानिंग की बात की गई थी इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो वो 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसके कि हेड सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी करके। इस प्लानिंग कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्लानिंग कमेटी ने कुछ बातें कही थी, लेकिन इसके आगे इस कमेटी ने फिर किसी योजना, क्योंकि हमारा उस समय मेन फोकस स्वतंत्रता पे था, तो और इसका कोई आगे जाके कोई योजना नहीं आई है। उसके बाद फिर एक 1944 में वर्ल्ड वार सेकंड के उसमें बॉम्बे प्लान आया था। इस बॉम्बे प्लान में क्या था कि जो कुछ उद्योगपति थे इंडिया के, मुख्य मुख्य उद्योगपति, वो मिलकर कुछ एक प्लान प्रस्तुत किए थे कि किस तरह से हमें इस देश की आर्थिक प्रगति को लेकर चलना है। उस पे बॉम्बे प्लान आया था। इसमें मुख्यतः इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके बाद एक पीपल्स प्लान करके आया था। ये इंडियन ट्रेड यूनियन के द्वारा 1945 में लाया गया था। ये कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई प्लान था। इसमें भी बताया गया था कि क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्योंकि 1948 तक आते तक हमें ये लगने लगा था कि अब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। तो स्वतंत्रता मिलने वाली है, उससे पहले ही योजना के बारे में सोचना जारी कर दिया गया था। उसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडियन ट्रेड यूनियन के तरफ से एक पीपल्स प्लान पेश किया था। फिर एक सर्वोदय प्लान पेश किया था जेपी नारायणन ने 1950 में। ये स्वतंत्रता के बाद किया था। इसमें इनका फोकस था खासतौर से छोटे उद्योग, गांव के स्तर पे जो खादी होते हैं, या जो बहुत मध्यम किस्म के उद्योग होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस की बात की गई थी सर्वोदय प्लान में। तो ये एक प्लान की एक भूमिका थी, जिसपे कि जिस जिस तरह कई तरह की बातें की गई थी, कई तरह के योजना प्रस्तुत की गई थी। इसी कड़ी में जब 1947 में हम आज़ाद होते हैं, उसके बाद आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में कई काम होते हैं, कई कमेटियां बनती हैं। उस कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। लेकिन जो असली, जब हम किसी प्लान की बात करें कि किस प्लान पे हमने काम करना शुरू किया, तो उसके लिए आया था 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर
इसे इम्प्लीमेंट करता था, फिर चाइना ने इसे इम्प्लीमेंट किया, बाद में चाइना इसके नाम को अलग कर दिया 5 ईयर प्लान की जगह पे। लेकिन इंडिया में जो लाया गया था तो ये यूएसएसआर की थी, वहाँ से ये लिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पंडित नेहरू के समय आया, जैसे 1951 में उनकी सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। तो ये जो मॉडल लिया गया था वो था हैरो डोमर मॉडल। ये क्या था कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इन्होंने इकोनॉमी पे एक थीसिस दिया था। उस थीसिस के आधार पर दोनों के जो कंक्लूजन थे उसके आधार पर एक मॉडल तैयार किया गया था। उसमें कुछ अपने जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ थी उसमें ग्रोथ का, उसमें विकास के लिए कई योजनाएं थी, उसको प्रस्तुत किया गया था। तो पहले हम देखते हैं कि जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ रहा था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत के सामने क्या 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 क्वेश्चंस थे एज ए कंट्री, क्या क्वेश्चन थे जिसका जवाब हमको देना था, और उन चीज़ों के जवाब के रूप में हमें इस प्लान को, क्योंकि किसी भी प्लान को बनाते समय आपकी परिस्थितियां ही आपको बताती हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो उस समय जब हम आज़ाद हुए तो उस समय तो आपको पता है कि विभाजन के बाद रिफ्यूजी समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि बहुत से लोग अपना घर बार पूरा सब कुछ छोड़ करके आ गए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे स्वतंत्र भारत के लिए। उसके बाद जब इतने लोग, इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ आई, और वैसे भी हम गुलाम थे, तो हमें किसी भी आर्थिक स्वतंत्रता का हमारे पास राइट नहीं था। तो फूड शॉर्टेज भी हमारे यहाँ हो गया, क्योंकि कृषि उस स्तर पे नहीं थी, उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये 3 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण थी जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन रहा था। तो ये जब आप कह सकते हैं कि जब ऑनसेट था, जब हम ये 5 ईयर प्लान लाना था, तो ये समस्याएं से हम जूझ रहे थे। तो किसी भी प्लान के लिए उस समय की समस्याएं तो महत्वपूर्ण होंगी ही। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस प्लान को अगर पढ़ेंगे तो इस प्लान में फोकस था किन चीज़ों का, एग्रीकल्चर का। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से जो फूड शॉर्टेज है, जो खाद्यान्न की समस्या है, वो पूर्ण होगी। फिर प्राइस स्टेबिलिटी का, जो ये मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम आई है, जब तक हम प्राइस स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, मूल्य बढ़ते ही रहेंगे। तो इस समस्या का भी निदान इसमें खोजा गया। फिर पावर एंड ट्रांसपोर्ट, देखिए किसी भी इकोनॉमी के मेन पिलरों में से पावर एंड ट्रांसपोर्ट आते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, आप औद्योगिकरण या किसी तरह का अपने इकोनॉमी को मॉडर्न नहीं कर पाएंगे। और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो इसमें ट्रांसपोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और हमारा मुख्य ट्रांसपोर्ट रेलवे पे था, जो कि उस समय उतनी बड़ी नेटवर्क नहीं बनी थी, फिर रोड के द्वारा था। तो इस पे फोकस किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे, किस चीज़ों पे, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि इससे किस समस्याओं का निदान हो रहा था, रिफ्यूजी, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, इन समस्याओं का निदान हो रहा था। फिर हम अगर इस प्लान के हम रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि ये इस प्लान को सक्सेसफुल प्लान कहा जाता है, क्योंकि ये इस प्लान में जो टारगेट ग्रोथ रखा गया था वो 2.1 रखा गया था, और एक्चुअल ग्रोथ जब आई तो 3.6 है। इसका कारण क्या था कि लास्ट के 2 ईयर, अगर आप इस पंचवर्षीय योजना के लास्ट 2 ईयर देखेंगे तो इन 2 ईयर में बहुत अच्छा मानसून हमारा था। तो उस मानसून से क्या हुआ था कि जो हमारी हार्वेस्टिंग है, जो हमारा कृषि क्षेत्र है, उसकी जो हमें कृषि क्षेत्र के से हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था लास्ट के 2 सालों में। तो इससे हमारी, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश था, तो जो हमारा चंक हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी थी वो हमें जब प्रॉफिट हुआ तो हम अपने ग्रोथ को ज़्यादा कर पाए, और इस जो समस्याएं थी एग्रीकल्चर की, प्राइस स्टेबिलिटी की, ये भी कंट्रोल हो पाया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो 5 ईयर प्लान था, ये मोटा मोटी अगर हम इसको देखें तो एक सक्सेसफुल प्लान था, और मोर और लेस ये अपनी जो भी उस समय की आवश्यकताएं थी उसको पूर्ण किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि जब 1956 में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आ रहा था, उस पे क्या हुआ, कि इस मॉडल को लाने के लिए मोहनबलिस प्लान कहा जाता है, क्योंकि इसको लाने के लिए प्रोफेसर मोहनबलिस की योजना चालू की गई थी। अब उस समय हम देखते हैं कि उस समय कंडीशन क्या था। देखिए उस समय अगर हम पॉलिटिकल भी थोड़ा देखते हैं तो 1956 तक आते तक हम काफ़ी हद तक
पॉलिटिकल रूप से स्टेबल हो चुके थे, और दूसरे रूप से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको भी प्राप्त हो गई थी, क्योंकि हमारा ग्रोथ अच्छा था, हमारी एग्रीकल्चर अच्छा आने लगा था, हमें फूड की जो शॉर्टेज थी उससे हमने दूर कर लिया था, शरणार्थियों का जो समस्या थी वो भी सेटल्ड हमने धीरे धीरे कर लिया था। तो हमें बैकग्राउंड में क्या था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली, और इट वॉज वेल फेल्ड एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्ड लोअर पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि हम अब जब खाना हम खा लिए हैं तो किसी भी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा फिल्म में डायलॉग मारा गया है। तो रोटी तो अब हमने पूरा कर लिया पहले पंचवर्षीय योजना में, अब हमको कपड़ा वगैरह के लिए इंडस्ट्री चाहिए ना, कपड़ा कैसे बनेंगे? तो अब क्या किया गया कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी को कम किया गया, कि एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी को कम किया जाए, अब हमें इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना है। तो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने के लिए जो एरिया था उसमें देखिए, पहला जो फोकस्ड एरिया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कि हम जो औद्योगिकरण है इसमें अब तीव्रता लाएंगे, तभी जाकर हम अपने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को आगे ले जा पाएंगे, और हम अचीव कर पाएंगे अपनी आवश्यकताओं को, जो अन्य आवश्यकताएं हैं खाने के अलावा। फिर इसी कड़ी में हमने हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचा। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि पहले हम हैवी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करेंगे, और जो बेसिक इंडस्ट्री जैसे आधारभूत जो हमें ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इंडस्ट्री, ताकि जो हमारा दूसरे देशों पे जो हमारा जो हम निर्भर हैं वो निर्भरता कम की जाए। ठीक है, इसी कड़ी में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ऐसा तो नहीं कि हम उस समय इतने साइंस में आगे थे, या मॉडर्न साइंस हमारे पास था कि, या हमारे पास पैसे था कि हम चीज़ों को खरीद सकें। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें ह्यूज इंपोर्ट करना पड़ेगा, मशीनरीज़ का, टेक्नोलॉजीज़ का। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमने क्या प्लान बनाया कि हम फॉरेन लोन लेंगे, फॉरेन लोन लेके हम अपनी जो ये इंपोर्ट की योजनाएं हैं ये इस इंपोर्ट को पूरा करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। लेकिन इस कड़ी में एक दिक्कत आई कि हमारे पास हमें उस समय लोन किस आधार पे मिलता, क्योंकि हम एक बहुत नए नए देश थे, हमारे पास कुछ कोलेट्रल भी वैसा नहीं था कि हम उसको दे सकें। तो बहुत से देशों ने इसको निगलेक्ट किया, बहुत से रिच देशों ने, इवन यूएसए की बात आती है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो खुद जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि उनके एक भाई थे जो कि सिविल सर्वेंट थे, वो खुद से गए थे, फिर भी ये बात बनी नहीं उस समय। पहले यूएस ने वादा किया कि 1 बिलियन देंगे, बट फिर उसके बाद ये उसको कटौती करते गए। तो कुल मिला के हमें एक लोन की भी हमें शॉर्टेज हुई, जिससे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसी कड़ी में फिर हम अपनी पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि पॉलिसी बिना चेंज किए हुए बाहर से बहुत सारा इंपोर्ट और बहुत सारा लोन ले पाना संभव है। तो कुछ लोन को आकर्षित करने के लिए, जैसा कि अभी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखते हैं मॉडर्न टाइम में, उस समय कुछ पॉलिसीज़ लाए गए। तो उसी पॉलिसी के क्रम में क्या लाया गया? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो इसमें क्या था कि एक सोशलिस्ट अप्रोच की ये पॉलिसीज़ थी, क्योंकि जो हमारा नेशन था, जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारा एक मानना था कि हम ये जो स्वतंत्रता है ये सभी के लिए है। सभी के लिए का मतलब है कि हम सबको आर्थिक एक्टिविटी या आर्थिक जो ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सोशलिस्ट में ज़्यादा आते हैं। तो सोशलिस्ट विचारधारा पे ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1956 में, पंडित नेहरू के समय में। और इस योजना को अगर हम पूरे एक मोटे तौर पे देखें तो इस योजना भी अगर हम देखें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखें तो ये सफल रही थी। इसका टारगेट ग्रोथ 4.5 रखा गया था, जो एक्चुअल ग्रोथ 4.3 था। तो मोर और लेस ये अचीव हो गया था। फिर इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आया। थर्ड 5 ईयर प्लान के सामने क्या चुनौतियां थी या क्या समस्याएं थी वो हम देखते हैं। अब थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है। देखिए, इसमें क्या है कि ऐसा माना जा रहा था कि जब सेकेंड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो इंडिया अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं या जो थी पॉलिटिकल रूप से, जातीय रूप से, एकीकरण रूप से, ये समस्याओं से निदान प्राप्त कर चुका था। फूड का जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो गई थी, रिफ्यूजी समस्या ख़त्म हो गया था, वो सेटल्ड हो गए थे। उसके बाद हमने इंडस्ट्री में भी, टेक्नोलॉजी में भी कुछ हद तक काम करना शुरू कर दिया था, कई चीज़ों का हमारी स्थापना हो चुकी थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब इंडिया एक टेक ऑफ स्टेज पे है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में। टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या है कि अब हम ग्रोथ करने के लिए रेडी हैं। अब हमारे पास हमने अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत बना लिया है। अब हम टेक ऑफ करेंगे एक बूम के लिए, एक तीव्र ग्रोथ के लिए। लेकिन
इसमें क्या होता है कि फोकस्ड एरिया इसमें क्या रखा गया कि सेल्फ रिलायंट बनना है, किसी पे हमें निर्भर ही नहीं रहना है हर चीज़ के लिए। अब जितना निर्भर रहोगे उतना आपको समस्याएं आगे होंगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको कई चीज़ों माननी पड़ेगी, कई चीज़ें आपको उसके अनुसार करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा जो उस समय का फोकस्ड एरिया था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना है, जिससे कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे, जिससे कि हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। तो ये इसका फोकस्ड एरिया था। और कहा गया था कि जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान में बताया गया था कि कृषि को लोअर प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंडस्ट्री को लाया जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री को लाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, एक मजबूत पीछे पिलर होना चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके। तो इस कड़ी में क्या किया गया कि जब कृषि को लोअर प्रायोरिटी किया गया तो जो हमारा स्तंभ था वो सहायता नहीं कर पा रहा था हमारे डिमांड को, कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को सेकंड प्रायोरिटी कर दिया है, तो वो उसको पुश नहीं कर पा रहा था इकोनॉमिक रूप से। इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया कि कृषि को बोला गया कि ये इंपॉर्टेंट पिलर है, यही यही हमें औद्योगिकीकरण प्राप्त करने में सहायता करेगा, इसी की बेनिफिट से हम जो हमारा औद्योगिकीकरण का जो सपना है वो पूरा करेंगे। इसलिए एग्रीकल्चर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट हमें करना पड़ेगा, जब हम किसी चीज़ का किसी चीज़ को बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी जब हमारा इनकम तभी होगा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंडस्ट्री हमको और बड़े करने पड़ेंगे, कई जगह लगाने पड़ेंगे। तो इस कड़ी में हमने इसमें फोकस किया। तो इसका जो आधारभूत था वो एग्रीकल्चर था। अब इस जो 5 ईयर प्लान है इसमें देखिए कई प्रॉब्लम है। पहला क्या आया कि चाइनीज़ एग्रेशन, चाइनीज 1962 में इंडो चाइना वार हुआ। तो उस जब वॉर हुआ तो क्या हो गया कि वॉर की वजह से आपके जो पूरे डिमांड सप्लाई का जो डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो ख़राब हो जाता है, और आपका जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आपके सबसे बड़ी काम आपको तब क्या आता है कि आपको अपने आप को डिफेंस करना। अगर आप पे भी कोई अटैक करता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफेंस ही करेंगे। तो उस चीज़ का ही है, जब चाइनीज अग्रेशन हुआ तो तब हमें लगा कि यार हमें डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद 1962 पे जब हमारा वॉर हुआ, उसके बाद 1965 पे अगेन एक वार हो गया, इंडो पाक वॉर 1965। अब देखिए इस वार के जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है तो है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ, उसमें जो नुकसान हुआ वो तो नुकसान हुआ, बट इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो रिच कंट्रियाँ थी वो एड देती थी इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। लेकिन जब 1965 में जब ये वार हुआ उस समय उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को भी देना बंद कर दिया और इंडिया को भी देना बंद कर दिया। तो हमारा जो डिपेंडेंस था, ये जो हमें ज़रूरत थी वो हम कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि एक तो युद्ध दो हो गए, युद्ध के बाद जो हमें एड मिलना था जिससे हम अपना डेवलप करना चाहते थे वो भी सारा चला गया। फिर जो इंडियन एड कंसोर्टियम था, जो एक कमेटी थी जो इंडिया को एड देने का काम करती थी, फिर उन्होंने क्या किया कि कई शर्त रखना शुरू किए कि हम आपको एड देंगे, उसके बदले में आपको ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमारा देश जूझ रहा था। और इसी बीच में नेहरू की मृत्यु होती है। नेहरू के बाद हम लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद 66 के शुरू में ही। और ये चीज़ें चल रही थी जो एड वाला कॉन्सेप्ट है। फिर वो अपनी जो शर्तें थी वो बोलने को शर्तें रख रहे थे। इसके बाद क्या था कि जो हमारा जो फोकस था, फोकस तो सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंट से हट गया। डेवलपमेंट से क्या हो गया, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट तो करना है बट जो मुख्य काम होगा वो हमें डिफेंस करना है। ठीक है, और दूसरी चल रही थी कि ये जो एड वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें जो वो शर्तें हैं, वो शर्तें अब शर्तें वो अपने हिसाब से रख रहे थे, जिसमें क्या था कि जो इंडिया एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब हम निर्यात करने के लिए जो हमारी कंपनियां काम करती हैं उसको हम सब्सिडी देते हैं। तो इस सब्सिडी को वो बोल रहे थे कम करो, प्लस जो इम्पोर्ट आपके यहाँ आ रहा है उस इम्पोर्ट पे आप ड्यूटी कम करो, जिससे कि उनका जो इंडस्ट्री का माल है वो बिक सके। तो इस कड़ी में फिर इसी कड़ी में आगे चलकर हमें कि अपने पैसे का डिवोल्यूशन करना पड़ा, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के स्टार्टिंग में होता है। तो ये अगर हम देखें थर्ड 5 ईयर प्लान का थर्ड 5 ईयर प्लान में तो ये डिवोल्यूशन की भी कहानी आती है। तो अगर हम इस पूरे थर्ड ईयर प्लान को एक मोटे कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअल ग्रोथ हमारा 5.6 रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये टेक ऑफ स्टेज पे था तो इसकी जो महत्वाकांक्षा थी 5.6 रखा गया, और एक्चुअल
कितना आया 2.8। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि एक तो चाइनीज एग्रेशन, इंडो पाक वॉर और सीवियर ड्राफ्ट, और क्या जो हमें एड मिलते थे इंडस्ट्री के लिए वो एड बंद हो गए। तो ये तो इसको हम अगर देखें, अगर इस थर्ड ईयर प्लान का सिर्फ अगर हम एक बॉक्स में करके देखें तो इस थर्ड 5 ईयर प्लान को कहा जा सकता है कि ये पूर्णतः फेल हो गया। फेल होने के रीज़न अलग हैं, इकोनॉमिक रीज़न नहीं है, लेकिन जो हमारा 5 ईयर प्लान है वो फेल हो गया। अब हम इसमें जो बात किए थे कि जो हमारे बैकग्राउंड बन गया था इसी वार के बाद, और जो एड वाली जो बात हुई थी उसी की बैकग्राउंड में एक आता है कि जो हमारा 66 में एक नया प्लान आने वाला था उसके जगह पे हम 3 ईयरली प्लान लेकर आते हैं। उसके कारण में क्या है कि जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, डिवोल्यूशन ऑफ रुपीज़ हुआ था। डिवोल्यूशन ऑफ रुपीज़ क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी शर्तें थी, उन शर्तों में फिर जो समझौते हुए उस समझौते में ये लेकर आए कि हम अपने जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के रिस्पेक्ट में उसको कम करेंगे। तो 4.676 से 7.5, ये आंकड़ा आपको याद नहीं करना एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैंने सिर्फ इसकी तीव्रता बताने के लिए, इसकी इंटेंसिटी बताने के लिए किया है कि कितना ज़्यादा डिवोल्यूट करना पड़ा था। अब देखिए 57.6% हमको डिवोल्यूट करना पड़ा था अपना इकोनॉमी। आप समझिए क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल दबाव थे हमारे ऊपर और हमें अपनी ज़रूरतें थी, हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी ही है किसी भी हालत में। तो जो भी उस समय हमारे योजना बनाने वालों के बनाने वाले के समक्ष चुनौतियाँ थी, उसके हिसाब से इन्होंने इस डिवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, जिसमें 4.76 से 7.5 पे गए $1 के रिस्पेक्ट में, जो कि 57.6% बहुत ज़्यादा होता। आप ₹3 इससे नहीं देख सकते, आप इससे देखना है कि 57, अगर आज की तुलना करते हैं तो 75 में आप ये 100 से ऊपर चला जाएगा। सोचिए इतना डिवोल्यूशन एक बार में किया गया। अगर मुझे एक बार चुनना हो ना कि 1991 इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा चैप्टर है एलपीजी रिफॉर्म है, उससे पहले अगर इंडिया के सामने ऐसी चुनौती आई थी तो वो कौन थी? तो 1966। अब 1966 में क्या है, सरकार भी चेंज हो गई, लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो ये जून की घटना है, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की। फिर उस समय क्या था कि इन्फ्लेशनरी रिसेशन आया था। इसमें क्या था कि रिसेशन तो चल रहा है, रिसेशन तो आ ही गया इन सब कारणों की वजह से, लेकिन रिसेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी है, मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। तो ये दोहरा मार पड़ रहा था भारतीय इकोनॉमी पे, ये जूझ रहा था हमारे फोर्थ 5 ईयर प्लान के सामने। इसीलिए हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान को डिले कर दिया और उसके जगह पे क्या किया, हमने ईयरली प्लान बनाए। क्योंकि किसी इकोनॉमी में बहुत बड़े प्लान बनाने के लिए आपको एक लंबा स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा, जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय हमें चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी थी, जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें अपने प्लान को एक एक साल में कट करना पड़ा। तो तीन एनुअल प्लान आए हैं, 66, 67, 67, 68, 68, 69। ठीक है, इसमें फोकस किस चीज़ को रखा गया? तो फोकस फिर से रखा गया कि और इसमें एक और काम हुआ था कि हमारे पास 1966 में एक बहुत बड़ा फिर से ड्रॉट आ गया था। उस ड्रॉट में जो हमारा फूड शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। ये लगभग 90 मिलियन से लगभग 65 मिलियन टन तक गिरावट आ गई थी। तो ये बहुत बड़ी गिरावट थी हमारी फूड स्टोरेज, फूड का हमारी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसमें। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम थी इसको भी हमें दूर करना था। अब क्या है कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था कि हमें फूड शॉर्टेज हो गया है, तो सबसे पहले तो हमें फूड ही खोजना पड़ेगा। वैसे ही ये जो 3 एनुअल प्लान्स थे इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आ गई? फूड शॉर्टेज की। क्योंकि 2 साल, एक साल बहुत ज़्यादा फेमाइन था, एक साल कुछ कम था। तो दोनों मिला के हमारे जो फूड की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो बहुत कम हो गया था। तो 1966 में ही कहा जाता है कि हमने अपना जो आइडियलिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक का जो चोला पहन रखा था इकोनॉमी के क्षेत्र में वो उतारा और रियलिज्म की तरफ बढ़े कि देखिए आपको रियल वर्ल्ड में उतर के आपको जो प्लानिंग है वो बनाना पड़ेगा। इसीलिए फिर हमने थ्री एनुअल प्लान बनाए। इस प्लान में जैसे कि हमने बताया कि जब हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं था फूड का, तो सबसे पहले हमें जो फोकस होगा वो किस पर होगा? फोकस में अगर आप देखें तो फोकस में सबसे पहला फोकस किस में होगा? फूड पे, एग्रीकल्चर पे। तो पूरा एग्रीकल्चर पे हमने फोकस दिया और यहीं से न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती है, जिसमें कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, अब नए टेक्निक से हम खेती करेंगे। जेनेटिक तो नहीं, जो ये हमारी जो सीड्स की वैरायटी है उस पर जो कृत्रिम तरीके से जो उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है उससे हम
खेती करेंगे। फिर उर्वरक का हम एक्सटेंसिव यूज ऑफ, देखिए इसमें लिखा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब उर्वरक का जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं आप मैक्सिमम प्रोडक्शन, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन आप नहीं करेंगे तो आपकी जो ये लोग हैं, जितना आपकी पॉपुलेशन है, वो खाना ही नहीं खा पाएगी। तो आप एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा गया। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एरीगेशन कहा गया कि सिंचाई जितना मैक्सिमम हम कर सकते, जितना हम अपने कैपेसिटी को डेवलप कर सकते, उस डेवलप करके सिंचाई करना है, ताकि जो हमारी जो फूड शॉर्टेज है वो ना रहे। उस फूड शॉर्टेज को दूर करने के लिए 3 काम आपको पता है, HYV सीड्स का यूज करना, फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशन का, ये इसके एक्सटेंसिव, इसको कॉम्प्रिहेंसिव, यही हमारा 3 साल तक पूरा मेन मोटो रहा था कि हमें जो एग्रीकल्चर के फील्ड में है वो किसी पे, देखिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी किसी खत्म कर देनी, किसी पे हमें डिपेंड नहीं रहना है एग्रीकल्चर फील्ड में। बीच में तो हमने इंडस्ट्री में फील्ड में भी किया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब हम फिर से जूझने लगे थे, और जब तब हमने डिसाइड किया कि फूड के क्षेत्र में सबसे पहले काम करेंगे। तो इस 5 ईयर प्लान क्या किया, जो वो शौक लगे थे हमको, जो वो हमें जो हम पीछे चले गए थे अपने इकोनॉमी एक्टिविटी से या ग्रोथ से या डेवलपमेंट से, उसको हमने रिकवर किया पाथ को, और उस शौक को एब्जॉर्ब किया इन 3 एनुअल प्लान्स पे। ठीक है, तो इस 3 एनुअल प्लान से हम उस कमियों को दूर किए और एक रास्ता तैयार किए आगे के ग्रोथ के लिए। हमने आगे के जो ग्रोथ हमको करना है, या जो हमारी जो सोच है, जो भी हमारी इकोनॉमिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए एक फिर से हमने एक फाउंडेशन तैयार की, एक पिलर तैयार की, ताकि जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान है उसमें हम जो अपनी जो करना चाहते हैं, जो योजनाएं लाएंगे, उसका अचीव करने के लिए हम अपने बेसिक बुनियाद को मजबूत कर लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो 2-3 वीडियो और आएंगे इस पे, फिर क्वेश्चन भी आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।